साथियों, अगर आप भी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो साथियों बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए न्यू बैच 5 मार्च से शुरू हो चुका है। तो क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा, वहां से हमारा एप्लीकेशन आपको सर्च करना होगा टेक स्टडी। जैसे ही आप एप्लीकेशन सर्च करेंगे आपको वहां से डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन को। उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन हो जाना है और वहीं पे आपको बिहार बीएड 2025 के नाम से एक कोर्स मिलेगा। उसी कोर्स को आपको बाय कर लेना है। देखिए, उस कोर्स की प्राइस आपको दिखेगा 999, लेकिन अभी अगर आप उस कोर्स को लेते हैं तो वो कोर्सेस मात्र आपको 330 रुपए में आपको मिल जाएगी। ठीक है, 330 रुपए में आपको मिल जाएगी वो कोर्सेज आसानी के साथ है। आपको उस कोर्स में क्या मिलने वाला है समझिए। आप क्लास का समय देख सकते हैं कि शाम 8 बजे आपकी क्या होगी, लाइव क्लासेस होगी, जो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर ही होगी। और आप देखेंगे आपकी क्लास का रूटीन दिया हुआ है कि किस दिन कौन सी क्लासेस आपकी होने वाली है। उसके अलावा टेस्ट जो होगी, टेस्ट आपकी प्रतिदिन शाम 7 बजे होगी, लाइव टेस्ट होगी और यह आपके एप्लीकेशन पे ही डेली टेस्ट होती है। इसके अलावा जो रिकॉर्डेड वीडियो है, जो अभी आप देख पा रहे होंगे दोपहर 12 बजे में, तो ये रिकॉर्डेड वीडियो में जीके जीएस करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ का हम लोग मिक्सअप यहाँ पे करते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक क्विज ग्रुप भी आपका बन रहा है, जो कि बहुत जल्द आपका बनकर तैयार हो जाएगा। वहां पे आप सभी जो है क्विज कर सकते हैं। तो पूरी फुल तैयारी आपको कराया जाएगा एग्जाम से पहले। तो अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है टेक स्टडी और कोर्सेज को आपको बाय कर लेना है। अगर आप खुद से कोर्सेज को बाय नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे हमने आपको नंबर दे रखा है 9572879131। आपको क्या करना है, इस नंबर पे मैसेज करना है और इस नंबर पे मैसेज करके आपको कोर्सेज के बारे में जानकारी ले लेना है। और अगर आप चाहे तो डायरेक्ट जो है यहाँ से भी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे आपको 330 रुपये पे करना है और आपको बोलना है कि सर हमारा ये नंबर ऐड कर दीजिए। आपके नंबर को जो है ऐड करा दिया जाएगा। तो देर मत कीजिए, बहुत जल्द आपके फॉर्म भी आने वाले हैं, तो इसलिए आपकी तैयारी अभी से ही मजबूत होनी चाहिए। यहाँ पे पूरे सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे, साथ ही टेस्ट होगा, जो भी आपका क्विज वगैरह सब कुछ आपके इसी में आपका होने वाला है, मात्र 330 रुपये के अंदर। अभी कोर्सेज की ऊपर ऑफर चल रहा है, 999 का कोर्स आपको 330 में मिला है, तो जल्दी से कोर्स को आप बाय करें। हम लोग पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है आपका वह है सिंधु घाटी की सभ्यता, और यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, और इससे जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो यह इसका पार्ट 1 वीडियो है, इसका पार्ट 2 वीडियो भी आएगा, तो आप इस वीडियो को भी देखिएगा। और साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है। सिक्कों का अध्ययन, देखिए सिक्कों का अध्ययन जो कहलाता है वह न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, आपको पता होना चाहिए, और यह साइंस के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिलालेखों का अध्ययन हो जाएगा। यानी कि सिक्कों का अध्ययन जो होता है उसको न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। और यहीं पर बात करें अगर पुरालेख का विद्या का अभिप्राय, तो यह कहलाता है आपका शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो काल रहा है और मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो इसका काल जो माना जाता है वो माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता का मान्यता काल माना जाता है। यानी कि इसकी खोज जो हुई है 2500 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक इसका काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, या कौन से युग में पड़ता है जो सिंधु घाटी सभ्यता है। तो आप इसको सुने होंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको हम लोग आर्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। तो क्या होता है, यह आर्य ऐतिहासिक काल में इसकी खोजाई हुई थी, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्य ऐतिहासिक काल में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए जो भाषा थी वो कौन सी थी। यानी कि पुराने समय में जो भी सोर्स लिखते थे, देखिए कुछ ना कुछ हम लोग सोर्स लिखे हैं तभी तो अभी आज हम लोग को प्राप्त हो रहा है। तो जो प्राचीन समय में जो सोर्स होते थे उसको लिखने के लिए जो भाषा होती थी वो कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो उस समय जो भाषाएं हुआ करती थी वो थी संस्कृत, और संस्कृत का ही उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव के द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय मानव ने सबसे पहली धातु कौन बनाई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉपर। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो कॉपर का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि सूर्यकोटिदा से। अगर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो यह मिला है सूर्यकोटिदा से मिला है, ऑप्शन नंबर ए मिला है। अगला क्वेश्चन है कि महापाषाण संस्कृति यानी कि 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाया जाता है। यानी क्वेश्चन है कि महापाषाण काल में उपयोग में क्या लाया जाता था, क्वेश्चन आपका यह है। और उस समय बात करें महापाषाण काल जो होता था उस समय जो बड़े जो पत्थर होते थे उससे बड़ी हुई जो समाधियाँ होती थी जिसे कब्रें कहते थे। ठीक है, तो महापाषाण काल में जो उपयोग में लाए जाते थे बड़े बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियाँ जो कब्रें हुआ करती थी वही आता था। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि धातु से बने सिक्के के पहले जो प्रकट हुए थे, यानी कि धातु के बने सिक्के जो पहला अवशेष प्राप्त हुआ है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुद्ध के काल से, यानी कि महात्मा बुद्ध के काल से ही धातु के बने सिक्के की जो
प्रकट की बात करें तो वह उसी समय से मिलना शुरू हो गया था, बुद्ध के समय से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कि कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगा के बारे में आप सभी जानते भी होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह जो स्थित है राजस्थान में, और राजस्थान में लोथल बंदरगाह था, आपको पता ही होगा, काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उक्ति सही है, यानी कि इसमें कौन सा कथन सही है? पहला कहता है कि उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, दूसरा कहता है गाय उनके लिए पवित्र थी, ऑप्शन सी कहता है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना शुरू किया था, ऑप्शन डी है कि उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो वे उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सही है। अगला क्वेश्चन की बात करें कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, और यह खोज कहाँ पे हुआ था आपको बताना है। यानी माप और तौल की खोज की बात करें, पैमाने की बात करें तो यह कहाँ पे इसकी खोज हुआ था? तो यह खोज हुआ था लोथल में। लोथल कहाँ पे? तो गुजरात में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी, उनकी सामाजिक जीवन क्या थी, पद्धति क्या थी? और इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो उचित समतावादी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो क्या थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, उचित समतावादी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता की खोजाई हुई है उसमें से क्या नहीं मिला है, आपसे पूछा गया है। तो नालिये और कुएं ये तो मिला है ना, दुर्ग भी मिला है, और शिखर सहित मंदिर भी मिला है, ठीक है, स्नानागार भी मिला है। इसमें से कौन सा नहीं मिला है? यानी आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि शिखर सहित मंदिर। देखिए स्नानागार मिला है, जब हड़प्पा सभ्यता की खोजाई हुई तो वहाँ के मोहनजोदारो में एक बहुत बड़ा विशाल स्नानागार पाया गया है, और मोहनजोदारो को मृतकों का टीला भी कहा गया है। दुर्ग भी प्राप्त हुआ है, नाली और कुएं भी प्राप्त हुआ है, और इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो थे पानी की निकासी के लिए नालियाँ बनाया करते थे, और पानी के उपयोग के लिए कुएं का भी इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी शिखर सहित मंदिर वहाँ पे नहीं मिला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किस वर्ष में हुई थी? तो अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की खोज की, तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुआ था वो हुआ था कब? 1921 ईस्वी में। और किसके नेतृत्व में? तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? दयाराम साहनी के नेतृत्व में, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जो संबंध का प्रमाण है उसमें किसकी पूजा मिलता है? यानी कि क्वेश्चन ऐसे कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किस भगवान की पूजा करते थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पत्थर, पेड़ और पशु की, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, पत्थर, पेड़ और पशु की हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? यानी कि हल का उपयोग किया गया हड़प्पा सभ्यता में, तो उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि कालीबंगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? इसमें किस पशु का उत्खनन मिला है? तो इसमें जो मिला है वो मिला है बैल का। किसका? तो बैल का मिला है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ईंटों की जो कृत्रिम गोदीवारा है एकमात्र सिंधु स्थल से मिला है, यानी कि ईंटों की जो कृत्रिम तरीके से गोदीवारा बनाया गया था डाइकवाड, वो एकमात्र कहाँ से मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में वो स्थल मिला है, और वह स्थल कहाँ मिला है इसका बारे में बताना है। तो वह स्थल जो मिला है लोथल से मिला है। कहाँ से? लोथल से मिला है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के जो टेराकोटा की मूर्तियाँ थी उसमें से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गाय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पालतू जानवर के रूप में उसको विद्यमान नहीं था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? यानी कि बिना किले का, दुर्ग एक किला होता है, तो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चन्होदर हो जाएगा। क्या होगा? चन्होदर। अग्नि कालीबंगा की बात करते हैं, यहाँ पे दुर्ग था, हड़प्पा में भी दुर्ग था, मोहनजोदारो में भी दुर्ग था, यानी कि किले की बात करते हैं, लेकिन चन्होदर में नहीं था। अगले कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? यानी कि भारत में जो चांदी की जो उपलब्धता मिली है वह कहाँ से मिला है? तो वह मिला हड़प्पा की संस्कृति से, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता की बात करें तो जब खुदाई हुआ तो उससे पता चला कि व्यवस्थित एक शहरी जीवन थी। सिंधु घाटी की सभ्यता एक ग्रामीण नहीं बल्कि एक शहरी जीवन थी, और शहर जिस तरह से डेवलप होता है, जैसे उस समय नालियाँ बनाई गई थी, सड़कें बनी हुई थी, ठीक है, अलग अलग एक सुनियोजित तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से उसके जीवन को दर्शाया गया था।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे कैसे, यानी किससे बनाते थे। तो उस समय भी जो मकान बनाते थे वे पक्की ईंटों से ही बनाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है प्रायः मकान बनाते थे वे पक्की ईंटों से बनाते थे, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कि मांड्या किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर की बात करें हो जाएगा चिनाब नदी के किनारे। मांड्या जो किस नदी के किनारे है, तो यह चिनाब नदी के किनारे स्थित हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हड़प्पा कालीन जो स्थल है रोपड़ जो पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। तो पंजाब जो है आपको पता होगा कि किस नदी के किनारे है, तो यह हो जाएगा आपका सतलज। यानी क्वेश्चन करें कि हड़प्पा कालीन जो स्थल है रोपड़ एक जगह है स्थल, वह पंजाब जो है किस नदी के किनारे स्थित है, यानी कि जो रोपड़ है पंजाब में और किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह है आपका सतलज नदी के किनारे है। कहाँ पे, सतलज नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हड़प्पा में एक उन्नतम जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, यानी कि ये भी पता चलता है कि उस समय भाई जल प्रबंधन की भी अच्छी प्रणाली थी उस समय निकासी का, तो ये मिलता है धौलावीरा से। कहाँ से, धौलावीरा से मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और इस क्लास की आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन होते थे उस पर किस रंग का उपयोग किया जाता था, तो उस समय उस पर लाल रंग का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। तो 30 क्वेश्चन हमने आपको इससे टॉपिक से करवाया और इसका PDF भी हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर नहीं मिलता है तो आप सर्च कीजिए टेक स्टडी पीरियड और यहाँ से PDF को जो है प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं पेड बैच, तो आप प्ले स्टोर से जाइए और टेक स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, ठीक है। एप्लीकेशन में BED नहीं डालिएगा, सिर्फ टेक स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ पे जाइएगा तो आपको कोर्सेज मिल जाएगा, वहाँ से कोर्सेज को बाय कर लीजिएगा और वहाँ पे पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जितने भी टॉपिक है, जितने भी सिलेबस है, सभी आपको वहाँ पे कराया जाएगा और अभी क्लासेस चल रही, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।